हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत का एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करूँगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने गूगल डॉक पे हैंड टाइप नोट्स है। गूगल डॉक पे मैंने लक्ष्मीकांत से बनाया है। ये काफ़ी कंसाइज़ है, ऑलमोस्ट 60% मैंने चैप्टर्स कवर किया है लक्ष्मीकांत का 79 पेजेस में, जिसमें आपको बीच बीच में आपको बहुत सारे जो आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं वो सभी मैंने ये डाले हैं। इसके बाद में जो भी लास्ट में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह या फिर जजमेंट वगैरह है ना, वो मैंने उसके ऐसे स्क्रीनशॉट्स डाल दिए थे। तो ये हैंड टाइप्ड नहीं है, बट इतने मेरे हैंड टाइप्ड है जिसमें 60% ऑफ पॉलिटी को कवर किया गया है। तो इसी को मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और कवर करूँगा। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पर और आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आई होप। तो मैं इसे चैप्टर वाइज कवर करूँगा। आज के वीडियो में मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करूँगा और फिर बाकी के सब्सिक्वेंट जो वीडियोस होंगे उसको मैं चैप्टर वाइज ये कर दूँगा, है ना। मैंने इतने चैप्टर्स कवर किए हैं इसमें। तो ये रहा मेरे नोट्स। मैं इसे आपके लिए बोलता हूँ। ये काफ़ी कंसाइज़ है। तो सबसे पहले तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को रेफ़र करेंगे तो आपको रिवीजन में जो टाइम हो जाता है, वापस से आपको हाईलाइट करना होता है, ये होता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये प्री और मेंस ओरिएंटेड दोनों है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट भी मिल जाएंगे और इन स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने मेंस के लिए भी इसको प्रिपेयर किया है। तो आप चलिए देखते हैं क्या है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहला चैप्टर है, जिसमें ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उसको 2 भागों में मैंने चैप्टर में दिया हुआ है। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक है एंड क्राउन रूल है जो 1858 से 1947 तक है। क्राउन रूल में क्या है? तो क्राउन रूल में पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। It recognized for the first time political and administrative function of company. It laid foundation for central administration in India. तो ये तो इसका इम्पोर्टेंस हो गया। फीचर्स में क्या हो जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑफिस क्रिएट किया गया है एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर एंड वॉरेन हेस्टिंग जो था इसका पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बस कीवर्ड्स डाले, ऑल्दो ये सेंटेंस मैंने की है, इससे भी शॉर्ट किया जा सकता था, बट मैं ये ध्यान में रख के नोट्स बना रहा था कि हाँ बाद में मैं इस नोट्स का कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगा लोगों को एक्सप्लेन करने में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेंटेंस भी डाला है, बट आप देख रहे होंगे ये काफ़ी शॉर्ट एंड कंसाइज है। तो ये आपको पूरे बाकी के चैप्टर्स में ऐसा ही दिखेगा आपको। तो इसमें फीचर्स में तो आपने ये देख लिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट हुआ और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर बनाया गया। ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि गवर्नर्स ऑफ ये है बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजीबी। ठीक है। इट प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा और इसमें क्या था 1774। ठीक है। इट प्रोहिबिटेड एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम नेटिव्स। इट स्ट्रेंथेंड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये पूरा रॉ फैक्ट है, इसको तो कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर हम अब देखेंगे कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 AKA एक्ट ऑफ सेटलमेंट टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल एंड सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर दियर ऑफिशियल एक्शन। ठीक है। एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। It required the court to administer personal law of defendant. Appeals from provincial courts to Governor General and not to Supreme Court. It empowered Governor General of Calcutta to frame regulations for provincial courts and councils. तो तीसरा देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। ये क्यों लाया गया? टू एक्सेप्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस डिमांड्स। उसका डिमांड क्या था? पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस एंड ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो ये पहले उसने कंडीशन डाला था बिफोर कमिंग इनटू ऑफिस।
फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। इट एक्सटेंडेड ओवरराइडिंग पावर गिवन टू कॉर्नवालिस टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल and governor of presidencies. It gave governor general more powers and control over governments of Bombay and Madras presidencies. It extended trade monopoly for another 20 years. It provided that commander-in-chief was not to be a member of governor general council unless appointed. ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एंड देयर स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, ये इसके फीचर्स हो गए। फिर इसी सीरीज़ में तीसरा क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774, काफ़ी फेमस है। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल फंक्शंस, डबल गवर्नमेंट। इट empowered बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। एक्ट was significant for two reasons. टर्म ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया, ये ब्रिटिश पोजेसन ऑन इंडिया टर्म यूज़ किया गया है। और दूसरा सिग्निफिकेंट क्यों था, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको बार बार आप करेंगे तब आप रटेंगे। मेरा ये भी हो सकता था कि मैं इसका डायरेक्ट पीडीएफ ये बनाऊं और उसका फिर अपलोड कर दूं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नर जी काउंसिल है, तो आप मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब जो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो वो तो कनेक्ट कर लेंगे कि हाँ गवर्नर जनरल काउंसिल है, या फिर यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल ये वाला है, या फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं B&M है, तो वो समझ लेंगे कि ये बॉम्बे है, ये मद्रास है। बट जो फ्रेशर्स होंगे उनको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पे तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसे वीडियो के थ्रू ही बना दूँ, तो एक बार अगर दिमाग में गया तो फिर वो मैं बाद में PDF भी अपलोड कर दूँगा, है ना। तो तीसरा हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट अबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यूड। इट asserted the sovereignty of British crown over company's territory in India. It allowed Christian missionaries to come to India. बट इसका रीज़न क्या दिया गया, मतलब इंडियंस को इनलाइटेन करने के लिए, जो कि काफ़ी रिडिकुलस रीज़न था। और इसके क्या फीचर्स थे, प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इट ऑथोराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनस। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। ठीक है, तो अगला क्या इम्पॉर्टेंट एक्ट है, उसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में है कि इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। फिर इट डिप्राइव्ड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। और पहले जो भी रूल वगैरह लाते थे, जो भी नियम वगैरह लाते थे, उसको रेगुलेशंस बोला जाता था, रेगुलेशंस। बट अब के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद उसे एज अ एक्ट जाने लगा। इट एंडेड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दैट कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेयर हिल्ड बाई इट इन ट्रस्ट for His Majesty, his heirs and successors. Attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. Negated after opposition from court of directors. तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ये सब कीवर्ड्स है, तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी फास्ट में जा रहे हैं, बट मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ कि ये आपको वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद तभी होगा जब आप एक बार 2 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे और आपको पता होगा चीज़ें कि ये चीज़ मैंने पढ़ा है, बट आप जो चीज़ भूल रहे हो बार बार,
उस केस में ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा। और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैंने सारे फैक्ट्स, सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इसमें डाल रखा है। आपको कहीं भी जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है, बट इसका प्री कंडीशन यही है कि पहले आप लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़े समझे, उसके बाद फिर इस वीडियो को रेफ़र करें, तब ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ आप बस आप मतलब ये सब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट में जा रहा है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो बाकी समझाने के लिए तो आपको तो सैकड़ों आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप गूगल सर्च भी कर लोगे, आप समझ लोगे। बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो सारे फैक्ट को कैसे ब्रशअप करें, क्योंकि नोट्स आप अगर लक्ष्मीकांत का बनाते हो, तो मैंने भी ट्राई किया था स्टार्ट में, तो मेरे नोट्स जो बनते थे वो लगभग मतलब पूरा मैं छाप देता था, क्योंकि लक्ष्मीकांत के आप नोट्स नहीं बना सकते हो। मतलब मैंने ये नोट्स बनाया तो मैं बहुत ही मुश्किल से बनाया है, बहुत ही सिलेक्टिव होकर बनाया है। मतलब आफ्टर 12 और 13 रीडिंग के बाद मैंने बनाया है। इससे पहले भी मैं 2 बार नोट्स बना चुका था लक्ष्मीकांत के, बट वो बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाता था। तो अभी ये फाइनल वाला नोट्स बना है, आप देख सकते हैं ये कितना कंसाइज एंड क्रिस्प है, एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होगा और आपके पास टाइम का कॉन्स्टेंट होगा, और बट आपको चाहिए होता है कि एक बार रिवीजन पॉलिटी का फिर से मार ले, बट आपको टाइम अलाउ नहीं करता है, क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाया है और आप लक्ष्मीकांत पूरा आप नहीं पढ़ सकते हो लास्ट के 15 दिन में। तो उस टाइम में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। और तो इसके आगे है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। इट सेपरेटेड लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, एडिशनल 6 मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसलिए इसे मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता था। Thus, legislature for the first time was treated as a special function of government, requiring special machinery and a special process. Open competition system for civil services announced किया गया. Covenant civil services was thrown open to Indians too. और ये जो चीज़ किया था वो मकौले कमेटी जो 1954 में बनी थी उसने रिकमेंड किया था, उसके अंडर में ये चेंज लाया गया. It extended companies rule but did not specify any particular period unlike previous charter. जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कि एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली फॉर अनदर 20 ईयर। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली वो बताया है कि 20 साल तक एक्सटेंड किया गया है। बट जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में मतलब एक्सटेंड तो किया, बट उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि कितने सालों तक एक्सटेंड हुआ है। ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल 4 वेयर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है कंपनी रूल। ओके, ये कंपनी रूल ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। ओके, क्राउन रूल। तो क्राउन रूल जो है 1858 से 1947 में तक था। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स वगैरह आए थे, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 AKA एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ था तो काफ़ी एलिगेशन लगे थे, काफ़ी वो जो फैक्ट भी था कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे वो काफ़ी एट्रोशियस थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया और वो खुद ही का रूल डायरेक्टली इस्टेब्लिश किए, और फिर वो ट्राई कर रहे मतलब किए एटलीस्ट ऑन द पेपर कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए। ठीक है, बट एक्चुअली वैसा फैक्ट नहीं था। तो AKA एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से इसको जाना जाता है। इट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांसफर पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन अब इसका डायरेक्ट अप्रोप्रिएट करने लगा रेवेन्यू को। इसके फीचर्स हम देखेंगे, तो जो भी ये पॉइंट्स में रहेंगे ना वो फीचर्स है, मतलब मोस्टली इसमें फीचर्स ही रहेंगे, बीच बीच में आपको सिग्निफिकेंस वगैरह दिख जाएगा, है ना। तो पहला क्या है कि इंडिया हेंसफोर्थ वाज टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले जाना जाता था, अब इसको वाइसरॉय के नाम से जाया जाने लगा, और वो वाइसरॉय जो था डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन था। और जो कैनिंग था
वो फर्स्ट वाइसरॉय बना। ठीक है, तो ये सब फैक्ट भी आप याद रखेंगे। केनिंग का मैंने बोला, फिर विलियम बेंटिंग का बोला, फिर मैंने आपको याद होगा 1773 में तो वॉरेन हेस्टिंग का बोला होगा। तो ये सब तीनों याद रखिएगा, है ना। एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाई अबोलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड वो जो था मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट था। ठीक है, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दो जो काउंसिल था वो एडवाइजरी था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसका चेयरमैन था। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ब्रिटिश फेल्ट नेसेसरी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, तो इसको पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एसोसिएशन मतलब इंडियंस को एसोसिएट करो टू हेल्प देम टू गवर्न इंडियंस। ओके, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। जो कैनिंग था वो नॉमिनेट किया था मतलब 3 राजाज को। पहला था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरा था सर दिनकर राव। ओके, इट इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो इसलिए इसे पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें सेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑफिस क्रिएट किया गया। फिर अल्टीमेट जो क्लाइमैक्स पे का पहुंचा था 30s में पहुंचा था, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, और गवर्नर जनरल बॉम्बे और मद्रास का लेजिस्लेटिव और पावर को एकदम छीन लिया गया और एक्सक्लूसिव पावर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को टू लेजिस्लेट फॉर होल इंडिया। तो वही है कि 1861 में उसका डिवोल्यूशन किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जैसे प्रोविंसेस थे उसको उसके लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया गया। इसलिए इसे क्या के नाम से जानते हैं, पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। It empowered Viceroy to make rules and orders for more convenient transaction of business in council. Recognition to portfolio system introduced by Canning in 1859. पोर्टफोलियो सिस्टम को मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम को में बेसिकली क्या होता है कि आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो और डिपार्टमेंट्स को आप एम्पावर करते हो उसके खुद के डिसीजंस लेने के लिए, तो उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्या है, एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो और इसका जो वैलिडिटी जो होता था ऑर्डिनेंस का वो 6 मंथ होता था। नोट, सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस्ड इन 1860। तो ये सब फैक्ट्स हैं, कुछ ये सब सारे फैक्ट्स ही हैं, बट आप इसको क्रोनोलॉजिकली याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा रैदर देन कि आप मगअप कर रहे हो। तो मैं डायरेक्ट आपको ये सब भी इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में वो ओवरव्यू हो कि कैसे चीज़ें चेंज हुई, कैसे मैं आप चाहता हूँ कि आप वो चीज़ इमेजिन करें कि 1773 में उन्होंने स्टार्ट किया सेंट्रलाइजेशन, उसका फिर क्लाइमैक्स पे पहुंचा 1773 में स्टार्ट हुआ, फिर 1833 में वो क्लाइमैक्स पे पहुंचा। उसके बाद फिर कोई भी चीज़ आप मतलब आप ज़्यादा सेंट्रलाइज करते हो तो फिर चीज़ें आप एफिशिएंट नहीं होती है, तो फिर उन लोगों से काफ़ी मिस्टेक्स हुए होंगे। उसके बाद फिर मिस्टेक्स हुए तो रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ों को सुधारा, पहचाना। तो उन्होंने क्या किया कि वापस से अपनी गलती को सुधारा और जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था उसको वापस से लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन ये करने लगे, सो दैट और फिर जो क्या बोलते हैं
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. It increased non-officials in central and provincial legislative council, but maintained official majority. Legislative council given power to discuss budget and addressing questions to executive. Okay. अभी क्या है? It provided for nomination of some non-official members of central legislative council and provincial legislative council by viceroy एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली. समझ में आ गया? इट लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स इन बोथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. वर्ड इलेक्शन हाउएवर नॉट यूज्ड. तो मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इलेक्शन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 1909 का इसको क्या बोलते हैं? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं. कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले 16 था, उसको 60 कर दिया गया. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इंक्रीमेंट था उसको वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब कहीं ज़्यादा कभी कम कहीं कम, ऐसा करके इंक्रीज हुआ. इट रिटेन्ड it retained majority in central legislative council but allowed provincial legislative councils to have non-official majority. It enlarged deliberation function of legislative council at both level. Supplementary questions, move resolution on budget, ये सब पावर दिए गए. ठीक है. Association of Indians with Executive Council of Viceroy and Governors. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉ मिनिस्टर बने. तो ये आप फैक्ट याद करेंगे. समझ रहे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा और वहाँ पे क्या था? राजा ऑफ बनारस था, महाराजा ऑफ पटियाला था और सर दिनकर राव था. वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में था. बट यहाँ पर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रिप्रेजेंटेशन, नॉमिनेशन बोलेंगे ज़्यादातर. तो नॉमिनेशन उनका स्टार्ट हो गया इंडियंस का. इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म. तो लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है. सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार्स. तो ये सब इसके फीचर्स थे. अब आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, AKA इसको क्या और नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है. इट केम अप इनटू फोर्स इन 1921. ठीक है. इट प्रोवाइडेड 2 सब्जेक्ट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स framed under the act by devolution rules. However, structure of the government continued to be centralized and unitary. Further divided provincial subjects into 2 parts, transferred and reserved. इसी को डायरकी बोलते हैं. ठीक है. ग्रीक वर्ड डायरकी मीनिंग डबल रूल, जो लार्जली अनसक्सेसफुल रहा, जिसको बाद में साइमन कमीशन वापस लेने के लिए भी रिकमेंड किया था. इट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस. अपर हाउस एंड लोअर हाउस क्रिएट किया गया. मेजॉरिटी वेयर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है. इट रिक्वायर्ड 3 of 6 members ऑफ VEC. कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में जो प्रोवाइड किया गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, इसी के अंडर में साइमन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था. ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 साल के बाद बोला था, बट ये 2 साल पहले ही. कब आया था ये? 1919 में. टेक्निकली कब होना चाहिए था? 1929 में. बट ये 2 साल पहले ही इसको इस्टेब्लिश किया था, उस कमीशन को, स्टैट्यूटरी कमीशन को, जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसका बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था सबने. क्यों? क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे वाइट्स थे. इंडियन को एसोसिएट नहीं किया गया, तो नेशनलिस्ट के लिए काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल था. क्योंकि इंडिया का फेट और इंडियंस का फेट वाइट ही डिसाइड करेंगे
और उसमें इंडियंस का कोई से नहीं था, इसलिए सब लोगों ने बहिष्कार किया था। इसी बीच में लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी, लाठी उनके सर पे लगी थी, वो अलग ये टॉपिक हो गया। तो हम कंटिन्यू करेंगे साइमन कमीशन को, ठीक है। हाँ, इट रिक्वायर्ड 3 of 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इंडियन, जिसका एक्सेप्शन क्या था, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब इंडियंस का कभी नहीं हो सकते थे। इट एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी पूछता है, मेंस में अगर पूछ गया तो उसमें फीचर्स में आप डालिएगा। तो प्रीलिम्स में ऐसा पूछ लेगा कि किस एक्ट के अंदर में सिख को या फिर इंडियन क्रिश्चियन को या एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। तो ये हो गया। मुस्लिम को कब दिया गया, तो उसमें हो गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ये सब बहुत ही कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आपको दिमाग में रखना ही होगा, ठीक है। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और अदर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज जो बोलते हैं अभी, वो उस टाइम नहीं था। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, तभी आपको वोट करने का राइट मिलेगा, ठीक है। Created a new office of High Commissioner of India in London and transferred to him some of the functions hitherto performed by Secretary of State for India. It provided for establishment of Public Service Commission. तो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज्ड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनैक्ट देयर बजट्स, ठीक है। It provided for appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after budget. It provided for appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रिपीट कर दिया आई थिंक। हाँ, proposed the establishment of a chamber of princes A.K. नरेंद्र मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, headed by Viceroy. It facilitated consultation and discussion on the matter of common interest. तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में इस्टेब्लिश किया गया। 7 मेंबर का ये कमीशन था, स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर जॉन साइमन, टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल ब्रिटिश, hence all parties boycotted. Submitted report in 1930 and recommended abolition of diarchy, extension of responsible government in provinces, establishment of Federation of British India and Princely States, continuation of communal electorate and so on. बहुत सारे और रिकमेंडेशन थे। तो इसी के रिपोर्ट के बेसिस पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया गया टू कंसिडर प्रपोजल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस अ white paper on constitutional reforms was prepared and submitted for consideration of Joint Select Committee of the British Parliament. Recommendation of this committee were incorporated in Government of India Act 1935, ठीक है। अब हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड। अगस्त 1932 में ये हुआ था। रैमसे मैकडोनाल्ड जो था उस टाइम ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। आ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लास। गांधी जी काफ़ी डिस्ट्रेस हो गए, देख लो। फिर फास्ट अन टू डेथ इन यरवदा जेल स्टार्ट हुआ, उसी में पूना में ये जो जेल है। उसके बाद फिर यही एग्रीमेंट बिटवीन अम्बेडकर एंड कांग्रेस हुआ था, नोन एज पूना पैक्ट। इसमें टैगोर का काफ़ी योगदान था, ठीक है। रिटेन्ड हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लास। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड पूना पैक्ट एंड मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड। Subsequently, provisions of Pune Pact were incorporated in Government of India Act of 1935. अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो काफ़ी बल्कि था, और बाद में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बहुत सारे प्रोविजंस डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली इवन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स एकदम सेम उठाकर डाला गया है। तो अभी हम फोकस करेंगे बस इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। इट वॉज द सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 321 सेक्शंस है, 10 शेड्यूल थे इसमें। प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, 3 लिस्ट प्रोवाइड किया गया था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। एंड रेसिड्यूरी पावर वाइसरॉय को दिया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया? सेंटर को। अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ठीक है। केम इन टू इफेक्ट इन 1937 एंड वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1939। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद फिर कांग्रेस या फिर नेशनलिस्ट को के बिना डिसीजन को कि इंडिया को वॉर में इंक्लूड कर लिया गया, जो नेशनलिस्ट को पचा नहीं, जो सही भी था। तो इसके लिए उन्होंने ये बहिष्कार किया था। तो यही चीज़ें हैं। तो अगला पॉइंट है इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। इट रिजर्व सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू वुमेन एंड लेबर। अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, अब 14% लोग वोट कर सकते थे। और इसमें मतलब आरबीआई का क्रिएशन की बात किया गया था। नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट जो कि 1937 में बना था। सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया and provided for safeguard to protect interest of minorities. Provided for establishment of Federal Railway Authority to look after administration of railway. It provided for appointment of an Auditor General of India to audit the accounts of Federation and provinces. Okay, अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जिससे हमें फ्रीडम मिला है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो जुलाई में इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था। 14 जुलाई को इसको कॉन्सेंट मिला वहाँ, और 15 अगस्त को ये वी गॉट फ्रीडम। सो ऑन Feb 20, 1947 Attlee declared British rule would end by June 30, 1948. But due to some circumstances 3 जून को फिर से माउंटबेटन साहब पुट फॉर द पार्टीशन प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। सब फिर ये डिसाइड किया गया, अनाउंस किया गया कि 15 अगस्त को ही फ्रीडम मिल जाएगा, 1947 को ही, पहले ही, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उनको फ़ायदा नहीं था उनको, और वो हेडक था कि हाँ इधर कभी दंगा हो रहा है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते थे। तो इसलिए वो जल्दी ही जितना जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकलना चाहते थे, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं था ना। अब जितना फ़ायदा उठाना था उठा लिए, अब उनका बस रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने में भी नहीं भागे। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना भागने के लिए जल्द से जल्द पार्टीशन करके मतलब कैसे भी निकल जाना चाहते थे, इसलिए माउंटबेटन प्लान वो आया था। इट एंडेड ब्रिटिश रूल, डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन विद राइट टू सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। वाइसरॉय ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल उसके प्लेस पर वापस लाया गया, appointed by British King on the advice of Dominion Cabinet. Empowered Constituent Assembly to frame and adopt any constitution and to repeal any act of British Parliament including Independence Act. It empowered Constituent Assembly to legislate till new constitution drafted and enforced. Abolished Office of Secretary of State for India and transferred his function to Secretary of State for Commonwealth Affairs. Okay. It proclaimed lapse of British paramountcy over Indian princely states and treated relations with tribal areas. It granted Indian princely states 3 options: whether to join India, whether to join Pakistan and stay independent, or governance by
Government of India Act of 1935 till new constitution were framed. It deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation for his approval. But this right was reserved for Governor General. It designated Governor General of India and Governor as the constitutional head of state, जो कि nominal था. It dropped the title of Emperor of India from royal title of King of England, and it discontinued appointment of It discontinued appointment to civil services and reservation of post by Secretary of State. तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी कम टाइम में समाप्त हो गया. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें हमने देख लिया वेरियस एक्ट, जिसको मेजरली दो डिवीज़न में हम लोग बांटे थे. पहला था कंपनी रूल, दूसरा था क्राउन रूल. तो ये तो पूरा फैक्ट था, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी. इसको मैंने कंसाइज मैनर में लिमिटेड टाइम में कवर करवा दिया है. आगे के भी चैप्टर्स में करवाऊँगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए. डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़. और आगे मैं प्लान करूँगा कि ये सब जो भी है उसको मैं एज अ PDF डालूँ. बट फर्स्टली आई वुड ट्राई टू कवर द होल चैप्टर्स एंड सिमिलरली बाकी के सब्जेक्ट्स भी मेरे अच्छे क्रिस्प नोट्स हैं, उसको मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो के थ्रू आपको पहुँचा दूँ. उसके बाद फिर आप उससे रिवीजन करें. आप ये सब जो टर्म्स है वो आप डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं होगा, राइट. आप नोट्स में जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. बट एक बार आप लेक्चर देख लेते हैं, 2 बार लेक्चर देख लेते हैं तो आपको फिर पता चलता है. उसके बाद आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं, फिर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप लिमिटेड टाइम में मोस्ट ऑफ द कंटेंट को मतलब रिवाइज कर सकते हैं. तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा. स्पेशली मैंने गूगल डॉक पे इसीलिए टाइप किया सो दैट आप लोगों को राइटिंग का कुछ वैसा नहीं हो कि राइटिंग लिजिबल है या नहीं है, मतलब आपको परेशानी ना हो पढ़ने में. तो ये तो स्टैंडर्ड है. तो मेरा राइटिंग एक्चुअली बहुत ख़राब है, तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि हाँ मैं डॉक पे डालूँ. बट वन ऑफ द रीज़न वाज आल्सो कि हाँ मेरे को बाद में इसका यूज़ करना है. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक. और आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से मैंने वीडियो ये बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा. तो मैंने बस ऐसे ही एक डब्बे को किचन से डब्बा उठाया, उस पर बुक डाला, उस पर मोबाइल रख के मैं ये वीडियो बनाया. तो आई डोंट नो कैसा बना है. तो गिव मी अ फीडबैक एंड व्हाट आई शुड डू. बट मेरा प्लान तो यही है कि ये सब जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको पहले कवर कर दूं, फिर बाकी के भी जो कुछ चैप्टर्स मेरे छूटे हुए हैं, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया हुआ है ये मेरा BPSC मेंस के लिए मैंने बनाया था. उस टाइम में मैंने बनाया था. तो मेरे को उस टाइम जो इम्पोर्टेंट लगा वो बनाया था. कुछ चैप्टर्स स्टिल मिसिंग है, बट टाइम का कॉन्स्टेंट के कारण मैं नहीं बना पाया. बट आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं वो सब चैप्टर्स को भी इंक्लूड करूँगा और बाकी के सब्जेक्ट्स को भी मैं कवर करूँगा. मॉडर्न हिस्ट्री बाई राजी भाई, स्पेक्ट्रम जो आप नाम से जानते हैं, उसके मेरे अच्छे कॉन्साइज नोट्स हैं, वो भी टाइप्ड है. क्राउन के भी मेरे नोट्स बने हुए हैं बिहार के लिए, अगर जो BPSC का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. NCERT के मेरे 6 to 10th काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, बट उसमें दिक्कत ये है कि वो मेरे हैंड रिटन है. तो साइंस के और जो भी पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह उसके भी नोट्स बने हुए हैं, बट उसमें आपको वही मतलब हैंड राइटिंग का इशू हो सकता है. बट मैं वो ट्राई करूँगा, बट पहले मैं पॉलिटी पे फोकस करना चाहता हूँ. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. गिव मी अ फीडबैक एंड हिट द like and subscribe button if you liked. And thank you guys. Bye bye.